हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थियरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हिंदी में बोलते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो वैलेंस बॉन्ड थियरी थी, जो संयोजकता आबंध सिद्धांत था, वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। जैसे कंपाउंड का कलर क्यों आता है, ठीक है, कंपाउंड का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है या जो चुंबकीय व्यवहार है उसकी मात्रात्मक गणना नहीं कर सकता था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर कहें कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर कैन नॉट बी डन यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए हम एक नई थ्योरी को जानते हैं जिसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेटल और लिगैंड के बीच कैसे बॉन्ड की बात की गई थी? सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड की बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे होंगे लिखा होगा कि द इट डील्स विद द आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन लिगैंड एंड मेटल आयन। ठीक है, साफ साफ कहा गया कि मेटल और लिगैंड के बीच जो भी बॉन्ड बनना है वो कैसा बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, धातु आयन और लिगैंड के मध्य कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। चलिए अभी देखते हैं दूसरी चीज। ये जो थियरी है ये इस बात को मानेगी कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, आपका जो उप सहसंयोजी यौगिक है वो बनता है, तो उसके बनने में जो धातु आयन की जो डी ऑर्बिटल है, मेटल आयन की जो डी ऑर्बिटल है, उसी का इस्तेमाल होता है। बाकी धातु आयन या मेटल आयन का जो एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, एफ जो भी है, उससे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? डी ऑर्बिटल से। ठीक है, तो सारा का सारा खेल जो रचा गया है यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वो किस पे बेस्ड है? लिगैंड पे और मेटल आयन के डी ऑर्बिटल पे। ठीक है, तो अब आप जब जान गए कि आपको मेटल आयन की डी ऑर्बिटल पे ही सारा बेस रखना है अपना, तो एक बार मेटल आयन की जो डी ऑर्बिटल है उसके बारे में देख लेते हैं। तो डी ऑर्बिटल जो होती है 5 होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये बनी हुई 5। ध्यान से देखें, अगर ऑर्बिटल लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, एक्स और वाई एक्स के बीच में, तो डी एक्स वाई हो जाता है। वाई और जेड के बीच में तो डी वाई जेड होता है। एक्स और जेड के बीच में तो डी एक्स जेड हो जाता है। और अगर ऑर्बिटल के लोब एक्स और वाई एक्सिस पर ही होते हैं, अक्षों पर ही होते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर जेड एक्सिस पे हो एक लोब और यहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बने हो, ठीक है, इस ज्योमेट्रिकल शेप को हम बोलते हैं टोरस, तो ये ऑर्बिटल क्या कहलाती है? डी जेड स्क्वायर कहलाती है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये एक जैसे हैं, देखने में लग ही रहा होगा। इनमें सिमिलरिटी जो है, जो समानता, वो क्या है? ये तीनों क्या है? अक्षों के बीच में है, इन बिटवीन द एक्सेस। तो यहां आप देखिए, इन बिटवीन एक्सेस, ये क्या है? अक्षों के बीच में। और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है? along the axis, मतलब अक्षों पर। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल्स, डी में टोटल 5 होते हैं, उनमें से 3 ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं और उनमें से 2 ऑर्बिटल क्या है? एक जैसे हैं। क्लियर है? चलिए आप देखते हैं, अगर ये धातु आयन, मेटल आयन बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, तो इन 5 के पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, मतलब जिस एनर्जी में डी एक्स वाई होगा उसी एनर्जी में डी वाई जेड होगा, उसी एनर्जी में डी एक्स जेड होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर बिल्कुल अलग है तो हम कहते हैं कि जो एनर्जी होगी मेटल आयन की वो क्या होगी? डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? डी जनरेट। मतलब पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं उन सब की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। इसको हिंदी में बोलते हैं समभ्रंश या अपभ्रंश। ठीक है, क्लियर है? जब मेटल आयन बिल्कुल अकेला था तो उसकी डी ऑर्बिटल्स की सारी एनर्जी क्या थी? सेम थी। मतलब सभी की सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल क्या थी? सेम थी। अगर इसकी एनर्जी लेवल x है तो इसका भी x होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका सबका होगा। क्लियर है? ये बात हो गई। अच्छा, ये 3 एक जैसे हैं, ठीक है, और ये 2 एक जैसे हैं, तो अगर कभी कुछ बात बनेगी, बिगड़ेगी, या इनके बीच एनर्जी का थोड़ा सा ट्रांजिशन होगा, बदलाव हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए हमेशा कि ये 3 ऑर्बिटल एक साथ रहेंगे हमेशा, और ये जो 2 ऑर्बिटल एक साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल एक जैसे हैं और ये 2 ऑर्बिटल एक जैसे हैं। तो
क्या होता है कि अगर इनको कभी अलग होना पड़े, ठीक है, तो ये जो 3 है ये एक साथ रहेंगे और ये जो 2 हैं एक साथ रहेंगे। तो जो इनका अगर इनको कभी अलग होना हुआ तो ये हमेशा 3:2 के रेशियो में ही टूटेंगे, ठीक है, अलग होंगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं चलिए टूटते कब है, ठीक है, इनको देखते हैं ये टूटते कब है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे वो जो मैंने भी बोला कि अगर इनको बटना हो या इनको अलग अलग होना हो तो डी ऑर्बिटल्स बटेंगे कैसे, या फिर ये अलग ही क्यों होने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। जो आपका मेटल आयन है, ठीक है, ये कोई अगर मेटल आयन है, ठीक है, अब मेटल आयन इसके पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं 3, 4, 5, हमने कहा ना कि इस थियरी में हम सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, ठीक है। तो मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, डी ऑर्बिटल। मैं इसको हिंदी में लिख दूं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं धातु, ठीक है। तो ये देखिए 5 के 5 जो डी ऑर्बिटल हैं ये एक ही एनर्जी लेवल पे हैं, इनका ऊर्जा स्तर क्या है, समान, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? अब जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो इनके पास क्या आता है, लिगैंड आता है, ठीक है। लिगैंड के पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मतलब डी ऑर्बिटल के पास भी इलेक्ट्रॉन थे, लिगैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन थे, और अगर बॉन्ड बनना है, मेटल और लिगैंड का बॉन्ड बनना है तो दोनों को पास में आना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों को जब पास में आना पड़ेगा तो क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है। जैसे देखिए अगर ये लिगैंड जाता है मेटल आयन के पास तो क्या होगा, रिपल्शन होगा ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन होगा, ठीक है। जो 5 के 5 डी ऑर्बिटल है इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्लियर है? लेकिन 5 के पांचों ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है, ठीक है। 5 ऑर्बिटल हैं पर वो 2 लोग हैं, 2 टाइप के हैं, ठीक है। जो 5 डी ऑर्बिटल होती हैं किसी मेटल की वो 2 टाइप की होती है, बताया ना भाई, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड एक जैसे हो गए और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एक जैसे हो गए। तो जब 2 टाइप के हैं तो लिगैंड जब आता है तो इन 2 टाइप के डी ऑर्बिटल्स में जो टेंशन क्रिएट होती है, जो रिपल्शन होता है वो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो होता क्या है कि जब लिगैंड आता है तो इन्हीं में से ये जो 2 सेट होता है, ठीक है, 2 सेट है ना, एक तो सेट है डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, और दूसरा सेट है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जब लिगैंड आता है तो क्या करता है कि इन दोनों ही सेट को अलग अलग कर देता है। पहले ये सेट क्या थे, पास में थे जब लिगैंड नहीं था, और लिगैंड के आने की वजह से लिगैंड अपने साथ ला रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब निगेटिव चार्ज ला रहा है, और ऑर्बिटल के पास पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, रिपल्शन हो गया, ठीक है। तो इसी लिगैंड के आने की वजह से ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इनकी एनर्जी जो कि पहले सेम थी, डिजनरेट थे, इनकी एनर्जी समभ्रंश थी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो सेम थी, लेकिन अब लिगैंड के आने के बाद इनकी एनर्जी क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग, बोलते हैं विभाजन या विपाटन, दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये स्प्लिटिंग हो क्यों रही है, विभाजन क्यों हो रहा है। विभाजन इसी वजह से हो रहा है कि ये जो 5 डी ऑर्बिटल है बेसिकली ये 2 टाइप के हैं, पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है। जब लिगैंड आता है तो अपने साथ क्या लाता है, इलेक्ट्रॉन लाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब ला रहा है तो डी ऑर्बिटल के पास भी पहले से इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। तो इन्हीं इसके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में और लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, रिपल्शन होता है। उसी रिपल्शन की वजह से ये जो 2 टाइप के डी ऑर्बिटल से क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, मतलब एक की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एक एनर्जी कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी हमेशा कम होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
लेकिन ये बटेंगे किसमें, दो के ही सेट में, ये तीन एक साथ रहेंगे, ये दो एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज यही क्या कहलाती है, स्प्लिटिंग कहलाती है। स्प्लिटिंग हुई क्योंकि लिगेंड अपने साथ इलेक्ट्रॉन ला रहा है और डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है मेटल का उसमें रिपल्शन हो रहा है, क्लियर है। तो ये तो स्प्लिटिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो दो टाइप की स्प्लिटिंग होती है, इसको हम बाद कंटिन्यू करेंगे। हाँ तो चलिए, दो टाइप की स्प्लिटिंग होती है, कौन कौन सी होती है। एक होती है स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अष्टफलकीय क्षेत्र में विभाजन, और दूसरा होता है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चतुष्फलकीय क्षेत्र में विभाजन। एक तीसरा भी होता है स्क्वायर प्लेनर फील्ड जो होती है उसमें होता है, मतलब वर्ग समतलीय, तो वो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली तीन टाइप का जो विभाजन होता है, तीन टाइप की स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की लिगेंड के आने पे, पर आपको यहाँ पे पढ़ना दो है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है, अष्टफलकीय क्षेत्र में जो विभाजन होता है उसको देखते हैं। तो ये जो आपके सामने बना है ये क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रल होता है, अष्टफलक एक ही है, ठीक है। देख रहे हैं सेंटर में क्या है, मेटल आयन, धातु आयन, और 6 लिगेंड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है, जो ज्यामिति है किसी यौगिक की, वो अष्टफलकीय है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे 6 बॉन्ड बने हैं, किससे, मेटल आयन से, ठीक है। तो अष्टफलकीय क्षेत्र में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है या समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है, 6 होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो हम ये वाला कंटिन्यू करते हैं, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये पहले हम देखते हैं, जब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है ठीक है, यहाँ पे 3 एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, क्लियर है, तो जो लिगैंड्स का अप्रोच होता है, जो लिगैंड के आने की दिशा होती है, वो किधर होती है, अक्षों के अनुदिश, ठीक है, अक्षों के अनुदिश, along the axis होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में लिगैंड्स अप्रोच along the axis, ठीक है। हिंदी में इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, लिगैंड अक्षों के अनुदिश आते हैं, ठीक है, क्लियर है। मतलब क्या है, लिगैंड अगर आना है तो वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग आएगा, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग आएगा, ये देखिए लिगैंड है, और जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग आएगा, क्लियर है। ये 3 लिगैंड हो गए, चाहिए कितने, 6 चाहिए। तो निगेटिव डायरेक्शन से भी आता है, निगेटिव वाई से भी आएगा, और ये निगेटिव आपका यहां से आएगा, देख रहे ना, क्लियर है। लिगैंड कहां से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस, अक्षों के अनुदिश आ रहा है। मतलब अब क्या होगा कि जो डी ऑर्बिटल, ठीक है, लिगैंड अपने साथ क्या ला रहा है, इलेक्ट्रॉन ला रहा है, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन ला रहा है, तो जो डी ऑर्बिटल एक्सिस पर लाई करेंगे, ठीक है, जैसे यहां पे मैं बनाऊं, अगर ये है कौन सी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो क्या है कि जब लिगैंड अक्षों के अनुदिश आता है, along द एक्सिस आता है, तो वो ऑर्बिटल, वो डी ऑर्बिटल जो along द एक्सिस होगा, वो क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन फील करेगा। क्यों, क्योंकि लिगैंड अपने साथ ला रहा है इलेक्ट्रॉन, और डी ऑर्बिटल के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे समझिए कि ये आपका डी ऑर्बिटल है जो कि एक्सिस पे लाई कर रहा है, अक्षों पर है, और ये आपका लिगैंड है। तो दोनों के बीच क्या हेड ऑन कोलिजन है, बिल्कुल सीधा सीधा टक्कर होने वाली है। तो सीधी टक्कर हमेशा क्या होती है, ज्यादा विनाशकारी, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। और इस केस में जब टक्कर होगी, जब दोनों टकराएंगे, कोलिजन होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है, ठीक है। रही बात
वो एक्सिस जो कि इन बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है, मैं यहां पे क्लियर कर दूं आपको। ये देखिए, देख रहे हैं, लिगैंड ऐसे आया, सीधी टक्कर हो रही है, देख रहे हैं। तो इस केस में जब लिगैंड अष्टफलकीय क्षेत्र में आता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आता है, तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब जितनी भी डी ऑर्बिटल्स एक्सिस पे लाई करती हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो डी ऑर्बिटल पे लाई नहीं करती हैं, मतलब जो एक्सिस के बीच में होती है, ठीक है। अब देखिए, ये एक्सिस के बीच में है और लिगैंड के आने का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो लिगैंड आ सकता है आसानी से, रिपल्शन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यहां पे जो रिपल्शन है, ये जो लिगैंड है और ये जो आपका लोब है, इलेक्ट्रॉन लोब, डी ऑर्बिटल जो है, यहां पे इंटरेक्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा, और यहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा बिल्कुल एकदम डायरेक्ट कोलिजन हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो जब भी अष्टफलकीय क्षेत्र में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड मेटल को अप्रोच करता है, तो वो ऑर्बिटल जो एक्सिस पे लाई करती हैं, जो अक्षों पर स्थित होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और वो ऑर्बिटल जो अक्षों पर नहीं होती हैं, जो एक्सिस पर नहीं होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो अब दो सेट मिल गया ना। मतलब क्या है कि आपके पास जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इनमें से ये जो सेट है, ये एक्सिस पे था, ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या थी, एक्सिस पे लाई करती थी, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स थे, ये इन बिटवीन द एक्सिस थे, अक्षों के बीच में थे, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, घट गई। ठीक है, अब देखिए, दो सेट मिल गया ना, एनर्जी अलग अलग हो गई। मैंने भी बताया था कि स्प्लिट हो जाते हैं, लिगैंड के अंदर भी स्प्लिट हो जाते हैं। कैसे स्प्लिट हुए, फिर से बताता हूं कि लिगैंड के जो आने का डायरेक्शन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो अलोंग द एक्सिस है। ये देखिए, ऐसे जा रहा है। इस केस में क्या होगा, वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पे लाई करती है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पे लाई नहीं करती, उनकी एनर्जी घट जाती है। क्यों घट जाती है, ये आप देख सकते हैं, ये लिगैंड के आने की डायरेक्शन है और ये आपका लोब है। तो इंटरेक्शन यहाँ पे कुछ होगा, है, यहाँ पे देखिए इंटरेक्शन जो भी होगा वो यहाँ से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो इसी वजह से ये जो सेट है ऑर्बिटल्स का, इसकी एनर्जी रेज हो जाती है, इसकी एनर्जी लो हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो देखते हैं, जब लिगैंड अक्षों के अनुदिश आता है, अलोंग द एक्सिस आता है, ठीक है, तो उस केस में ऐसे स्प्लिटिंग हो जाती है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जब लिगैंड नहीं था, ये बिल्कुल मेटल अपना शांति से बैठा हुआ था, 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स मिलजुल के रहते थे। ठीक है, अब जब मेटल को खबर लगी कि लिगैंड आने वाला है, ठीक है, तो ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स क्या हो गए, एक्साइट हो गए, उत्तेजित हो गए। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट होता है। ऐसा माना जाता है कि ये एनर्जी तो रेज होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी रेज होती है, पर एनर्जी यहाँ पे स्प्लिट नहीं होती है। डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी यहाँ पे स्प्लिट नहीं होती, विभाजन नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये केस है जब लिगैंड पास आ रहे होते हैं, लिगैंड के आने की खबर मिल जाती है, वो आ गए होते हैं। ठीक है, और ये केस है जब लिगैंड नहीं आता है, जब मेटल को कुछ नहीं पता है कि लिगैंड आने वाला है कि नहीं आने वाला है, मेटल एकदम शांति से आराम से बैठा हुआ था। अब ये जो केस है, जब लिगैंड एकदम पास में पहुंच जाता है, ठीक है, जब मेटल और लिगैंड की बॉन्डिंग होने वाली होती है, आबंध बनने वाला होता है, तो उस केस में मैंने भी आपको बताया, जो अक्षों पर स्थित कक्षक हैं, एक्सेस पर जो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एक्सिस पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स थे, ये थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। और अक्षों के बीच में, एक्सिस के बीच में जो भी ऑर्बिटल्स थे, उनकी एनर्जी क्या हो गई, घट गई। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या हो गई, घट गई, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अच्छा, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, को बोलते हैं T2G, ट्रिपली डी जनरेट। 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और डी जनरेट मतलब ये इनमें संभ्रंश है। ये देखिए, ये 3 एक जैसे हैं, ठीक है, और ये EG क्या है, मतलब डबली डी जनरेट। ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये एक जैसे हैं। क्लियर है? अच्छा, ये जो G है, ये G फॉर जीरेड आता है, G फॉर आता है जीरेड।
जीवेट का मतलब होता है कि जहाँ पे सिमेट्री ज़्यादा होती है, जहाँ पे जो आपका यौगिक बनना वो सममिति होता है, सममिति जिसमें सिमेट्रिकल आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे जी लग गया। तो इसका नाम देते हैं T2G। स्प्लिट होने के बाद, विभाजन होने के बाद दो आपको सेट मिला, पहला सेट होता है T2G और दूसरा सेट होता है EG। क्लियर है? चलिए, बीच में हाइपोथेटिकल स्टेज को आधार मानते हुए एक बनाया गया बैरी सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर में है, देखिए डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अच्छा, इस सेंटर से ऊर्जा जो बढ़ी हुई है, जो रेज एनर्जी हो रही है किसकी, इन डी ऑर्बिटल्स की, वो कितनी होती है 0.6 डेल्टा ओ या फिर 6 डी क्यू। और जो इन एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो हो रही है, वो कितनी लो हो रही है -0.4 डेल्टा ओ, माइनस इस तरह से लगा है क्योंकि ये नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो -0.4 डेल्टा ओ और 4 डी क्यू। क्लियर है? क्या बताया कि लिगैंड के आने के बाद स्प्लिट हुआ, दो ऑर्बिटल्स में T2G EG मिल गए। अच्छा, T2G की एनर्जी जो है नॉर्मल से इतनी कम होगी तो माइनस लग गया, और EG की एनर्जी इतनी बढ़ गई तो 0.6 डेल्टा लग गया। ये बोलते हैं इसको बैरी सेंटर। ठीक है, चलिए, अब इसी में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और लिगैंड और मेटल के बीच बॉन्ड बन जाता है। देखते हैं उसको कैसे बनता है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हमारे पास एक COF6 3- एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, COF6 3- एक कॉम्प्लेक्स का नाम होता है, आप लोगों ने नाम लिखना सीख लिया है, हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3 आयन। ठीक है, इसमें मैंने बताया था पहले ही कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल से काम होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेटल से काम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 3+ में। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट 3+ में आप निकालेंगे, और कोबाल्ट 3+ में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मिलेगा आपको 3D6 4s0। ठीक है, 3D6 4s0 कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 में, यहां लिख दूं। क्लियर है? तो 3D6 4s0 होता है ये। चलिए, अब देखते हैं क्या होता है। जो फ्लोरीन है, जो फ्लोराइड आयन है, वो एक वीक फील्ड लिगैंड होता है, दुर्बल लिगैंड होता है। ठीक है, दुर्बल और प्रबल का कॉन्सेप्ट जो होता है, वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है। क्लियर है? तो ये चीज देखते हैं हम लोग जरा पे क्या है कि अगर आपको नहीं ध्यान में है तो उसको मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ, आप उसको देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिख दी है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में देखिए कई सारे लिगेंड्स लिखे गए हैं। तो यहाँ तक वाटर से लेके, वाटर के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, और वाटर से राइट हैंड साइड पे जितने भी लिगेंड्स हैं क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का ही आपको कंक्लूजन मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। ठीक है, तो जो F- है आप देख रहे हैं क्या है, दुर्बल है। ठीक है, F- क्या है, दुर्बल है। तो जो जितने भी दुर्बल लिगेंड्स होंगे, ठीक है, जितने भी वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, उन सब की जो क्या ट्रीटमेंट होगा, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें वीक फील्ड लिगेंड का इस्तेमाल हुआ हो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, वो सब के सब ऐसा ही कुछ फॉलो करेंगे जैसा मैं अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिले हुए हैं ना आपको, ये सब क्या है, ये सब के सब हुंड रूल, अफबाउ प्रिंसिपल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही भरे जाएंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब देखिए ध्यान से, ये वीक फील्ड लिगेंड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं वीक फील्ड लिगेंड या फिर दुर्बल लिगेंड। ठीक, देखिए अब हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। चौथा इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 जगह है, आइदर हम यहाँ भर लें या फिर यहाँ भर लें। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए वीक फील्ड लिगैंड में चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं भरा जाएगा। ठीक है,
वीक फील्ड लिगैंड में चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, तो इस केस में हम भरते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, वीक फील्ड लिगैंड के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भरेंगे, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन भर दिया ऊपर, पांचवा ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या है, ये हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है कि सारी ऑर्बिटल्स को आप एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगैंड के केस में होता क्या है कि ये जो स्प्लिटिंग होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है, जो विभाजन होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और छठा जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आपका रेडी हो गया। COF6 3 माइनस में ऐसे ही डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4, 1 2 3 4। देखिए हम विन्यास कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखें, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका COF6 3 माइनस की बात हो रही है, क्लियर है। दूसरी चीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको अनुचुंबकीय, क्लियर है। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, अच्छा अगर ये अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। यही काम यहाँ तक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती थी कि प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ये काम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती थी। लेकिन हम निकाल लेते हैं कि कितना इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताया जाता है कि n+2 और बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड के बनने के बाद डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आप देखें 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 + 2 दैट इज 4 2 6 और 6 4 = 24, दिस विल बी 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखिए +½ इस इलेक्ट्रॉन की देखिए +½ इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखिए +½ इस इलेक्ट्रॉन की देखिए स्पिन +½ ठीक है। तो आप देखना स्पिन यहाँ पे ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब भी वीक फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्स बनाता है, जब भी दुर्बल लिगैंड कोई यौगिक का निर्माण करता है, तो वो उच्च प्रचक्रण संकुल का निर्माण करता है। हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है। क्या क्या मैंने बताया कि अगर लिगैंड, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, समान संख्या कितनी 6 है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा अगर, तो सबसे पहला काम करना होगा, आप ये देखेंगे कि उसमें लिगैंड प्रबल है कि दुर्बल है, वीक है कि स्ट्रांग है। अगर वीक होगा तो ये वाला सेम चीज हो जाएगा। वीक होने के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन हमेशा आप ऊपर डालेंगे, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे आएंगे, चौथे और पांचवें के बाद फिर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और अगर लिगैंड आपका दुर्बल है तो वो 99% केस में उच्च प्रचक्रण संकुल बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और फिर ये भी देखा जाता है कि जो उच्च प्रचक्रण वाले यौगिक होते हैं या फिर जिनका लिगैंड वीक होता है, उनमें मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब वो अक्सर प्रतिचुंबकीय ना होकर अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। अगर एक एग्जांपल हम और ले लें यहाँ पे, ये देखिए मैं अगर ले लूं CrCN6 3-, ठीक है। हम देखिए सारे एग्जांपल्स जो लेंगे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ही लेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बताया है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या होता है।
क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। और क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है 3+। 3+ स्टेज में इसका कन्फिग्रेशन होता है 3d4 और फिर 4s0। मतलब डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्प्लिटिंग सेम होगी, हमको भरना है, इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। लिगेंड कैसा है? वीक स्ट्रॉन्ग। ये लिगेंड है आपका, ये देखिए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक हमने लास्ट एग्जाम पिछला एग्जाम्पल लिया था वीक फील्ड लिगेंड का, तो बताया था चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भर देते हैं। और एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, यहाँ तक समस्या नहीं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे ही भरते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जब प्रबल लिगेंड होता है तो उस केस में जो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो कहाँ भरा जाता है? नीचे ही भरा जाता है, ठीक है। तब देखिए ये हो गया। और अगर आप कॉम्प्लेक्स का देखिए कॉन्फ़िगरेशन, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, EG में एक भी नहीं, ठीक है। आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। मैं यहां लिख देता हूं, ये भी हो गया आपका पैरामैग्नेटिक या फिर अनुचुंबकीय। और अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो ये हो जाएगा n+2 के हिसाब से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 2 दैट इज √8 और इट विल बी n+2 2 और 2 4 4 × 8। आप इसका जो भी आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा लगभग 2.9 के आसपास, वो है मैग्नेट्रॉन। ये हो गया। दूसरी चीज, यहां पे भी स्पिन जो है वो क्या है मतलब। लेकिन सोचिए अगर ये लिगेंड जो होता वो वीक होता तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरते? यहां भरते। इस केस में स्पिन +हाफ यहां कुछ होती, ठीक है। लेकिन जो लिगेंड है वो स्ट्रांग होने की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भर दिया? नीचे भर दिया। और इस केस में स्पिन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये क्या कहलाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्न प्रचक्रण संकुल, ठीक है। ज्यामिति या ज्योमेट्री वगैरह जो भी होगा ऑक्टाहेड्रल ही होगा, हर केस में होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भरते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे भरते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर लिगेंड आपका वीक है तो उच्च प्रचक्रण संकुल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो निम्न प्रचक्रण या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका बनके तैयार होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप ग्रेडियंट मोमेंट वगैरह निकाल लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं सारा का सारा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यहाँ पे मिल रहा है, क्लियर है? अच्छा, तो इसी के बाद जब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो वो होगा टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग, और उसके बारे में आप कैसे देखेंगे वहाँ पे ये स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जानने को मिलती हैं। आप इस वीडियो को कई बार ध्यान से देखें, तब तक देखें जब तक समझ नहीं आता, क्योंकि बड़ा बेसिक सा है और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, हर जगह आपके काम में आएगा। जब तक आपके मस्तिष्क पढ़ते रहेंगे आपके काम में आता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देते रहें। थैंक यू।